नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल एक नई पहल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने कल भारतीय संविधान सभा के बारे में चर्चा की थी, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और आज मैं वापस आपसे थोड़ा बहुत रिवाइज़ करवा रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, संविधान का हमने अर्थ जानने की कोशिश की थी कि संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान का अर्थ देखिए दोस्तों, संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन एवं व्यवस्था के जो तमाम अंग हैं उनके कामकाज को क्या करता है, निर्धारित करता है। उनको कामकाज के क्या देता है, शक्तियाँ देता है। सरकार कैसे चलेगी, देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, ये सब कुछ संविधान के द्वारा क्या होता है, तय होता है, संविधान के द्वारा निर्धारित होता है। और दोस्तों, हमारी जो संविधान बेहता है, इनकी हम जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। ये हमारे लिए देवदूत हैं, क्योंकि जो आपके सामने भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ है, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। इसके पीछे लगभग 300 दिन का क्या लगा था, टाइम लगा था। आप पढ़ते हैं कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। हम लगभग इनको क्या कह सकते हैं, 300 दिन कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन 300 दिनों में जो भारतीय संविधान वेताओं के प्रयास थे, एक ऐसी नई संस्कृति का निर्माण करना, एक ऐसे मुल्क का निर्माण करना, एक ऐसे समाज को गढ़ना जो आज से पहले इस संसार में कभी नहीं देखा गया। और भारत का संविधान काफ़ी व्यापक और विस्तृत है। इतने बड़े देश के भूभाग को एकता के सूत्र में पिरोए रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है हमारे संविधान वेताओं का, जिन्होंने इतना खूबसूरत संविधान बनाकर हमें गौरवान्वित महसूस किया। आज हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक अलग पहचान है, एक हमारे लिए एक आईना है भारत का संविधान, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं। देखिए दोस्तों, हम भारत का संविधान वैसे तो एग्ज़ाम के अनुसार तो पढ़े रहे हैं कि हमें क्वेश्चन राइट करना है एग्ज़ाम में, और इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम संविधान हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो राइट हैं, हमारी जो अधिकार हैं, वो संविधान के जो ग्रंथ है इसमें जिस पन्ने में लिखे हुए हैं, जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उन सबसे हमें वाकिफ़ होना चाहिए, उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और भारत का संविधान एक बहुत बड़ा खूबसूरत संविधान है, एक विस्तृत संविधान है, एक ऐसा संविधान जिसमें अनेक देशों का क्या है, मिश्रण है। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग भारत में रहते हैं। उनका एक संविधान बनाना काफ़ी जटिल था और हमारे संविधान वेताओं ने बहुत अच्छा कार्य किया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कल कैबिनेट मिशन योजना तक पढ़ लिया था। इसके आगे अब कैबिनेट मिशन योजना एक बार मैं वापस रिवाइज़ कराता हूँ। देखिए दोस्तों, बात 23 मार्च की है। 23 मार्च जब कैबिनेट मिशन योजना भारत आया। देखिए दोस्तों, मार्च 1946 में इंग्लैंड में क्या हुए, चुनाव हुए, और वहाँ लेबर पार्टी की क्या बनी, सरकार बनी। और लेबर पार्टी के जो क्लेमेंट एटली है वो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने। और ये एक उदारवादी नेता थे। कौन से नेता थे, उदारवादी नेता थे। और भारत को स्वतंत्रता देने के क्या थे, पक्षधारी थे। भारत को स्वतंत्रता देने के क्या थे, पक्ष में थे। ये चाहते हैं कि भारत में एक संविधान सभा हो, और इसी के अनुसार ये क्या थे, उदारवादी भी थे। इसके बाद बात करें, इन्होंने अपने जो कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल है, इनके 3 सदस्य भारत में भेजे। मैंने आपको बताया था, एक तो पैट्रिक लॉरेंस थे जो सचिव था, अध्यक्ष था, और क्रिप्स था वो व्यापार मंत्री था, और जो लास्ट वाला एबी अलेक्जेंडर वो क्या था, यानी नौसेना मंत्री था। इसके बाद हम बात करें, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना ने जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने
ये मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने पाकिस्तान की एक अलग मांग रखी थी कि हम पाकिस्तान का अलग अस्तित्व चाहते हैं, हमें पाकिस्तान नाम से एक अलग देश चाहिए। और इसकी मांग को कैबिनेट मिशन योजना ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, मानने से कि ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। और दोस्तों इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में 389 मेंबर यानी सदस्य की एक संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन जो 389 मेंबर है इनका वर्गीकरण किस प्रकार था। और दोस्तों आप सोच रहे हैं कि 389 मेंबर ही क्यों चुने, 400 क्यों नहीं चुने, 500 क्यों नहीं चुने, 350 क्यों नहीं चुने, 300 क्यों नहीं चुने। तो मैं आपको क्लियर कर देते हैं हम आपकी बात कि दोस्तों जो कैबिनेट मिशन योजना थी उनके अनुसार था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उसमें 389 मेंबर थे। जो ये सदस्य थे इनका जो चुनाव था, इनको जो प्रतिनिधित्व दिया गया वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया, यानी पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन है इसके आधार पर क्या दिया गया, इन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया। और प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति को क्या दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख है वहाँ से एक व्यक्ति को क्या दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया, या उसको संविधान सभा का क्या बनाया गया, सदस्य बनाया गया। और दोस्तों जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपकी जानकारी है कि उस टाइम लगभग भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, 40 करोड़। और 40 करोड़ के हिसाब से प्रत्येक एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाता था। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 400 सदस्य होते हैं, लेकिन मेंबर तो कितने चुने, 389। इसके पीछे एक कारण था दोस्तों, इसमें यूँ था कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या 12 लाख थी वहाँ से भी एक सदस्य लिया, और जिस क्षेत्र की जनसंख्या 8 लाख थी वहाँ से भी क्या, एक सदस्य लिया गया। तो इस हिसाब से एक फिक्स क्राइटेरिया ना होकर आंकड़ा पहुँचा 389 मेंबर का, और इसी कारण भारत की संविधान सभा में 389 सदस्य। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें 389 सदस्य होंगे, और उनका जो चुनाव है, जो उनका प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या आधार पर दिया जाएगा, और प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, एक व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करें कि ये जो 389 सदस्य थे वो किस किस प्रांत से थे, कि ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, देसी रियासतों के कितने थे। तो दोस्तों 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था, 1935 भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत भारत में 11 क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे। कितने प्रांत थे दोस्तों, 11 ब्रिटिश प्रांत थे। और उन 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 292 यानी 292 सदस्य का क्या हुआ, चुनाव हुआ, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 क्या थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4 क्या थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। और इन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में से प्रत्येक में से एक सदस्य का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं बताता हूँ 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। पहला था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा। ये कहाँ था, राजस्थान में। और दूसरा की बात करें तो कुर्ग, और ये कुर्ग पड़ता था दोस्तों उस टाइम कहाँ पे, कर्नाटक में, कर्नाटक। और इसके बाद तीसरे की बात करें तो दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसके बाद में बात करें चौथे की, तो वो था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान जो है वर्तमान में पाकिस्तान का क्या है, भाग है, पाकिस्तान में स्थित है। देखिए दोस्तों, हमने बताया कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। पहला अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा कुर्ग कर्नाटक, तीसरा दिल्ली और चौथा बलूचिस्तान। और इन
चारों क्षेत्रों में से एक एक सदस्य का क्या हुआ, निर्वाचन हुआ, या इनको एक एक सदस्य को यहाँ से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इसके बाद में बात करें कितने हो गए, 292 प्लस 4, टोटल कितने हो गए, 296। इसके बाद में दोस्तों जो 93 जो मेंबर हैं वो उस टाइम में जो भारत में देसी रियासतें थी उनसे क्या हुए, मनोनीत हुए, नॉमिनेट हुए, इनका चुनाव नहीं हुआ। रियासतें कितने सदस्य थे, 93 सदस्यों का क्या हुआ, देसी रियासत थी उनसे क्या हुआ, उनका मनोनीत हुआ यानी नॉमिनेट हुआ। उसके बाद में जुलाई 1946 में 292 प्लस 4, 296 सीटों पर क्या हुआ, चुनाव हुआ। और मैंने आपको बताया था पहले कि इनका जो चुनाव है वो राज्य विधानमंडलों के जो सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा किया गया। और पहले मैंने बताया था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति का क्या था, प्रतिनिधित्व था, एक व्यक्ति को चुना गया था। और दोस्तों जब ये चुनाव हुए तो 296 सीटों पर कुल चुनाव हुए, कुल 296 सीटों पर क्या हुए, चुनाव हुए, जिसमें से 208 सीटें तो किसने जीती, कांग्रेस ने जीती। किसने जीती दोस्तों, कांग्रेस ने। और 73 जो सीटें हैं वो किसने जीती, मुस्लिम लीग ने। और 15 सीटें हैं वो अन्य दलों को क्या हुई, प्राप्त हुई। देखिए दोस्तों मैंने बताया कि 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें किसको प्राप्त हुई, यानी अन्य दलों को। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो जब चुनाव हुए तो चुनाव समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा दोस्तों, पैट्रिक लॉरेंस। ये वही पैट्रिक लॉरेंस है जो कैबिनेट मिशन योजना में क्या था, भारत सचिव था, भारत अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन योजना का। और जो निर्वाचन अधिकारी था वो माउंट बैटन। कौन था दोस्तों, माउंट बैटन। ये क्या था, निर्वाचन अधिकारी। इस समय मुस्लिम लीग को उचित जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव, इन चुनाव में मुस्लिम लीग को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने की वजह से मुस्लिम लीग नाराज़ हो गए और उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच क्या कराए, दंगे कराए, सांप्रदायिक दंगे जिसे हम कह सकते हैं। 16 अगस्त 1946 को क्या कराए, हिंदू और मुस्लिमों में क्या कराए, सांप्रदायिक दंगे करवाए 16 अगस्त 1946 को। और इस दिन को जो मौलाना आज़ाद इन्होंने क्या कहा, ये तो कि काला दिवस है, काला दिन के इस दिन को क्या कहा, काला दिन कहा। और भारत का सबसे जो विध्वंसकारी दिन बताया, इस दिन को भारत का विध्वंसकारी दिन बताया, किसने, मौलाना आज़ाद ने। और दोस्तों इसके बाद में ज्यों ये चुनाव हुए, मुस्लिम को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उन्होंने सांप्रदायिक दंगे करवाए। इसके बाद में दोस्तों देसी रियासतें और जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत उन्होंने मिलकर, देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत ने मिलकर एक संघ का क्या किया, गठन किया, जिसमें 3 सप्ते, एक तो विदेश, एक विदेश संचार और 3 सप्ते विदेश था, संचार था और रक्षा से संबंधित क्या थी, शक्तियाँ प्राप्त थी। ये दोस्तों, और इसके बाद में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उसमें 5 तो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम सदस्य जिसे हम कह सकते हैं। एक क्या था, पारसी था,
और एक भारतीय ईसाई। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा कैबिनेट मिशन योजना के बाद देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत मिलकर एक संघ का गठन करते हैं और वो संघ में विदेश, संचार और रक्षा संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो प्रांतों को प्राप्त होती है। और उसके बाद 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। उसमें 15 सदस्य थे, जिसमें से 5 तो क्या थे, मुस्लिम थे, एक भारतीय पारसी था और एक भारतीय ईसाई। ये जो 15 सदस्य हैं इनके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन इसका अध्यक्ष था, किस श्रम विभाग किसको मिला, गृह विभाग किसको मिला, नौसेना विभाग किसको मिला, विदेश जो मंत्री है वो किसको बनाया गया, वित्त मंत्री कौन थे, इनके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आज की जो हमने संविधान सभा की क्लास लगाई आपको कैसी लगी, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में देना और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और बताना। अगर कोई एक लिखा हुआ समझ में नहीं आए, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आए, तो आप अपने जो अमूल जो सुझाव है वो ज़रूर देना। हम तहे दिल से आपके सुझावों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।